मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे सेकंड चैनल को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। मुझे रास्ते में मुख्तलिफ ज़रई अशिया से लदी गाड़ियाँ और इक्का दुक्का ट्रैक्टर भी दिखाई दिए। रामपुरा पिंड के पास से गुजरते हुए मुझे एक मुसाफिर बस भी सड़क किनारे खड़ी दिखाई थी। मैं बरनाला पसबा पहुंचा तो दिन पूरी तरह रोशन हो चुका था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मैंने किस्मत आजमाई में कोई हर्ज नहीं समझा और मेरी ये खुश उम्मीदी रायगा न गई। मुनासिब आबादी के उस कस्बे की कई अलग अलग दुकानों में मुझे अपनी मतलूबा अशिया मिल गईं। अब मैं ज़्यादा इत्मीनान से तेज़ी से सफ़र कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार मुतदिल रखी, क्योंकि मैं नागहानी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इस तमाम सफ़र के दौरान मुझे कोई मुश्किल दरपेश नहीं आई थी और मैं बाकी रास्ता भी उसी तरह तय कर लेना चाहता था। रायकोट गांव से गुजरने के बाद दोपहर से ज़रा पहले मैं हलवाड़ा पहुंच गया। ताहम वहां रुकने की बजाय मैं बस्तीनुमा आबादी के दरमियान से गुजरने वाली सड़क पर आगे बढ़ता गया, हत्ता कि मैं एक बार फिर खेतों के दरमियान से गुजरती खुली सड़क पर आ गया। मैंने सिर्फ 1.5 मील फासला तय किया था कि एक और निस्बतन बड़े कस्बे के करीब पहुंच गया। मेरे पास मौजूद नक्शे के मुताबिक उस कस्बे का नाम अकालगढ़ था और मैंने उसे ही अपनी मंजिल के तौर पर मुंतखब किया था। ताहम मैं मोटरसाइकिल पर कस्बे में दाखिल होने और उसे कहीं लावारिस छोड़कर जाने की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं बनना चाहता था। लिहाजा मैंने मोटरसाइकिल सड़क से उतारी और उसे छुपाने की कोई मुनासिब जगह ढूंढने लगा। सड़क से लगभग 100 गज हटकर बिलाखिर मुझे घनी खुदरौ झाड़ियों के 2 झुंडों के दरमियान अपनी मतलब की जगह नजर आई। मैंने मोटरसाइकिल कुदरती सुरंग नुमा जगह पर हत्तुल इम्दान धकेल कर कुछ झाड़ियों से उसे ढांप कर काफी हद तक नजरों से ओझल कर दिया। नक्शे के मुताबिक मेरे सामने के रुख अकालगढ़ कस्बा था, जबकि बाएं तरफ लगभग 2 फरलांग के फासले पर हलवाड़ा एयरफोर्स बेस की हुदूद शुरू हो जाती थी। नक्शा ये भी बता रहा था कि सिवाय अकालगढ़ वाली तरफ के एयरफोर्स बेस के चारों तरफ कोई आबादी नहीं, ज़ेले काश्त खेत थे या बंजर मैदान। अगर मैं कस्बे के अलावा किसी तरफ से एयरफोर्स बेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करता तो फौरन निगहदारी पर फाइज मुसल्ला अहलकारों की नज़रों में आ जाता। लेकिन मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल नहीं था कि कस्बे की तरफ से आने वाले रास्ते की भी कड़ी निगरानी की जा रही होगी। उसके बावजूद मुझे हर कीमत पर एयरफोर्स बेस में दाखिल होना था या कम से कम इतने करीब पहुंचना था कि पूरे बेस का जायजा लेकर उसकी बनावट, हिफाजती इंतजामात, रनवे की लंबाई, इंतजामी इमारतों और निगरान चौकियों के महल वकूअ जैसी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकूं और अगर मुमकिन हो तो उसका तफसीली नक्शा बना सकूं। और ये सब कुछ मुझे नज़रों में आए बगैर करना था, वरना यकीनी मौत मेरा मुकद्दर बन जाती। अतालगढ़ का कस्बा हलवाड़ा एयरबेस से लगभग मुंसलिक था, लेकिन बस के वहाँ के बाजार से सुस्त रफ्तारी से गुजरने के बावजूद मैं एहतियातन वहाँ नहीं उतरा। ताहम बस जैसे ही अकालगढ़ से बाहर निकली, मैं अपना कैनवस बैग उठाए अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। इस दौरान मैं बस एक बड़ी सी नहर के पुल से गुजरी। मुझे दरवाजे की तरफ आते हुए देखकर सिख बस कंडक्टर ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और पूछा, लैना है पाजी? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई, कहा आहो सुधर पिंड जाने वाला रास्ता आवे ते ब्रेक लाना मेरी सरकार। मेरे लहजे में आजजी थी। ड्राइवर हमारी गुफ्तगू सुन चुका था। उसने नहर से लगभग 1 मील आगे बाएं तरफ जाने वाली एक कच्ची सड़क आने पर बस रोक दी। मैं बस से उतरा और कच्ची सड़क पर चल पड़ा, लेकिन बस जैसे ही वहां से रवाना हुई मैं एक बार फिर पक्की सड़क पर आ गया और पैदल आगे बढ़ने लगा। आधे घंटे के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि मैं सुधर गांव से कम 2-2.5 मील आगे निकल आया हूँ। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का बगौर जायजा लिया। सड़क के अलावा दूर दूर तक कोई सरगर्मी नजर नहीं आई। मुतमईन होकर मैंने अल्लाह का नाम लिया और सड़क के बाएं तरफ हत्तुल इम्कान तेज तेज कदमों से चलने लगा। पहले मैंने एक जंगल नुमा इलाका पार किया, फिर मैं खेतों से गुजरने लगा जिनकी जरखेज जमीन में गंदुम काश्त किए कुछ ही दिन गुजरे होंगे। दोपहर का वक्त होने के बावजूद मेरा किसी किसान से टकराव नहीं हुआ। अगर हो भी जाता तो मैंने काफी माकूल बहाना घड़ रखा था। यकीन से कहना है, लेकिन शायद 2 मील का फासला तय करने के बाद मैं एक और छोटी सी बस्ती के पास से गुजरा। रास्ते में एक छोटी सी नहर पार करते हुए मैंने जी भर के पानी पिया। पानी में गदलापन था, लेकिन मैंने कोई परवाह न की। जाने अब कितनी देर के बाद पानी नसीब होता। मजीद 1 मील फासला तय करने के बाद बाएं तरफ मुड़ा और हत्तुल इम्कान तेजी से आगे बढ़ने लगा। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद मैं बिलाखिर उस नहर के किनारे पहुंच गया जो अकालगढ़ के फौरन बाद आई थी।
मेरा अंदाजा था कि अगर मैं नहर के साथ साथ चलने वाले नीम पुख्ता रास्ते पर मुनासिब रफ्तार से चलूं तो 1.5 मील का फासला तय करने के बाद नहर के उस हिस्से पर पहुंच जाऊंगा जिसके पार 1.5-2 फरलांग के फासले पर एयरबेस के रनवे का आखिरी सिरा होगा। लेकिन इस दौरान में मुझे अंदाजा हो गया था कि दिन की रोशनी में नजरों में आए बगैर नहर उबूर करके एयरबेस की तरफ बढ़ना सीधा सीधा खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। लिहाजा दिन ढलने का इंतजार नागुज़ीर था। तब तक किसी भूले भटके राहगीर की शक भरी नजरों से बचने के लिए मैंने काफी देखभाल कर नहर के किनारे नीम के एक घने दरख्त का इंतखाब किया और उस पर चढ़ गया। अपने लिए एक चौड़ा और आरामदेह टहना तलाश करके मैं टेक लगा कर बैठ गया। अब मुझे दिन ढलने का इंतजार था। बरनाला कस्बे में खाए हुए 2 समोसे कभी के खत्म हो चुके थे और अब पेट भजा तौर पर खाने का तकाजा कर रहा था। इस मसले का इंतजाम भी मैं बरनाला ही से करके चला था। मूंगफली, काजू और भुने हुए चने भूख में बहुत मजेदार लगे। अलबत्ता प्यास बुझाने के लिए मुझे नहर तक उतर कर जाना पड़ा। शाम ढले तक दरख्त पर टंगे टंगे मेरा जिस्म अकड़ गया था। जमीन पर उतरा तो बहुत राहत महसूस हुई। अंगड़ाइयां लेने और हल्की फुल्की वर्जिश से जिस्म में खून की रवानी बहाल करने के बाद मैंने कदम बढ़ाए। अब मैं देखे जाने की तरफ से बेफिक्र था क्योंकि अंधेरा फैलते ही हर तरफ हू का आलम तारी हो गया था। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लिहाजा खिरामा खिरामा आगे बढ़ता रहा। छिठरती हुई रात का सुकरा हुआ निस्फ चांद मेरे साथ साथ चल रहा था, जिसकी धुंधली चांदनी में मुझे रास्ता देखने में मदद मिल रही थी। अंदाजन 1 मील फासला तय करने के बाद मुझे नहर पर मौजूद एक तंग और खस्ता हाल पुल का हेवला दिखाई दिया। उसकी चौड़ाई बस इतनी थी कि बमुश्किल एक बैलगाड़ी उस पर से गुजर सकती, लेकिन उस पुल की मौजूदगी का पता चलते ही दिल खुशी से उछल पड़ा। मैं दोपहर से अब तक इसी फिक्र में घुल रहा था कि इतनी चौड़ी नहर कैसे उबूर करूंगा। मुझे गुजारे लायक तैरना आता था, लेकिन इतनी सख्त सर्दी में तैर कर नहर उबूर करने के तसव्वुर से दिल लरस जाता। फिर नहर उबूर करने के बाद गीले कपड़े मेरे लिए अजाब बन जाते। मैंने उस गैबी इमदाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और पुल पार कर लिया। पुल से उतरकर एक कच्चे रास्ते कहीं जा रहा था, लेकिन मैं एक बार फिर नहर के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। उस तरफ कोई सड़क नहीं थी, अलबत्ता दरख्तों की कतार उस किनारे पर भी नहर के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। अचानक मुझे दाएं तरफ बहुत दूर काफी सारे बर्फी कुमकुमे बेतरतीबी से रोशन दिखाई दिए। वो खासे वसी इलाके में फैले नजर आ रहे थे। ये मंजर देखते ही मैं रुक गया। वो कुमकुमे यकीनन एयरबेस की मरकजी इमारत और उसके इर्द गिर्द वाक़े दफातर और रिहायशी इमारतों की मौजूदगी की अक्कासी कर रहे थे। एयरबेस का अहाता करने वाली 4 दीवारी पर लगभग 1.5 फरलांग के फासले से 24 वॉच टावर्स यानी निगरान चौकियां दिखाई दे रही थीं, जिनमें यकीनन मुसल्ला गार्ड्स तैनात रहे होंगे। उन चौकियों में ताकतवर सर्च लाइट्स की मौजूदगी भी लाजमी थी, जो किसी भी गड़बड़ का शिबा होने पर चंद लम्हों में दूर दूर तक उजाला कर देती। ताहम उस वक्त वो सर्च लाइट्स रोशन नहीं थी। शायद हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया के ओहदेदार उस एयरफोर्स बेस के महफूज महल वक़ू की वजह से उसकी सिक्योरिटी की तरफ से कुछ ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे, जबकि बैरूनी दीवार पर एक से दूसरे सिरे तक कुमकुमे रोशन न होने का मतलब भी उन लोगों की बेफिक्री ही हो सकता था। ये मेरे लिए बहुत साजगार सूरत हाल थी। मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलसल मुझ पर मेहरबानियाँ अर्ज़ां कर रहा है। एयरबेस का अहाता करने वाली 4 दीवारी का तारीख हयूला मुझसे लगभग 1 फरलांग के फासले पर नजर आ रहा था। मेरी मंजिल नजरों के सामने थी, ताहम मैंने जल्दबाजी की बजाय रात मजीद गहरी होने का इंतजार मुनासिब समझा। कई घंटे एक घने दरख्त के तारीक साए में पोशीदा रहने के बाद मैंने वो कैनवस बैग उठाया जिसमें बरनाला कस्बे से खरीदे हुए मखसूस औजार मौजूद थे, और ओबड़ खाबड़ ज़रई ज़मीनों में संभल संभल कर कदम उठाता दूर गहरे साए की तरह नजर आने वाली दीवार की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान में चांदनी मजीद धुंधली हो गई थी, जिससे मुझे पेशरफ्त में तो मुश्किल आ रही थी, ताहम उससे मेरे दूर से दिखाई देने का खतरा भी कम हो गया। बिलाखिर जब मैं हदबंदी दीवार के करीब पहुंचा तो वो मुझे अंदाजे से ज्यादा बुलंद नजर आई। यही नहीं, कम से कम 10 हाथ ऊंची उस सपाट दीवार के ऊपर खारदार तारों की कई बुलंद ऊंची बाड़ भी मौजूद थी। मेरी खैरियत इसी में थी कि मेरी नकलो हरकत उनकी नज़रों में ना आती। ताहम मुझे उम्मीद थी कि गार्ड्स इतनी सख्त सर्दी में रात गए चौकसी से पहरा देने की बजाय अपने लिहाफों में दुबके होंगे। मैंने अपनी तरफ से अंदाज़ा कायम करते हुए दीवार पर कायम 2 निगरान चौकियों के ऐन दरमियान में दीवार पर किस्मत आजमाई का इरादा किया, लेकिन सरसरी तौर पर जायज़ा लेते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि नाकाबिल तस्खीर नज़र आने वाली उस बुलंदबाला दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ उतरना खाम ख्याली के अलावा कुछ नहीं है।
लेकिन खुशकिस्मती से मैंने बरनाले से जो औजार खरीदे थे उनमें से कुछ मुझे एयरबेस में घुसने का एक मुतबादिल तरीका आजमाने में मदद फराहम कर सकते थे, जिसमें मेहनत तो बिलाशुबा बहुत ज़्यादा थी लेकिन कामयाबी का कभी इम्कान मौजूद था। मैंने थैले से एक हथौड़ा और एक बड़ी छेनी निकाली और छेनी की धार से दीवार पर सतह ज़मीन से मुनासिब बुलंदी पर एक लकीर खींची। नीम तारीकी में सब कुछ अंदाजे से ही मुमकिन था। मैंने बाएं हाथ से छेनी लकीर पर जमा कर अल्लाह से मदद तलब की और छेनी के चौड़े और गोल सिरे पर हथौड़ी से ज़रब लगाई, लेकिन अंदाज़ा दुरुस्त न होने से हथौड़ा छेनी के सिरे से उछट कर मेरी कलाई से टकराया। वो तो खैगत रही कि मैंने ज़रब ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाई थी, वरना लेने के देने पड़ जाते। पहली ही कोशिश में मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये काम कितना कठिन है, लेकिन कोशिश करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। ताहम मेरे पास लामुतनाही वक्त नहीं था। रोशनी फैलने के बाद मैं दीवार में नकब लगाने की कोशिश जारी नहीं रख सकता था। मैं लगभग अंदाजे से छेनी के सर पर हथौड़े मारने की कोशिश करता रहा। रफ्ता रफ्ता मेरे हथौड़े की ज़रबें ज़्यादा तसलसल से हदफ पर पड़ने लगी और दीवार का प्लस्तर पार करके छेनी की धार अंदरूनी ईंटों तक पहुंचने लगी। मैंने टटोल कर ईंटों के जोड़ तलाश किए और फिर ईंटों को जोड़ने वाले मसाले पर चोटें लगाने लगा। एक ईंट के चारों तरफ से मसाला हटाने के बाद मैं उसके ऊपर नीचे दाएं और बाएं की ईंटों की तरफ मुतवज्जे हो गया। लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद मैं पहली ईंट को ढीला करके बाहर निकालने में कामयाब हो गया। उसके बाद इर्द गिर्द की 6-7 ईंटें निकालने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इतनी ऊंची दीवार ईंटों की कम से कम 3 तहों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन दीवार मेरे अंदाजे से एक तह ज़्यादा मोटी निकली। अगर मेरे लिए काम अधूरा छोड़ने की ज़रा गुंजाइश होती तो मैं दूसरी तह की ईंटें निकालने के बाद ही थक कर बैठ जाता, क्योंकि सख्त सर्दी के बावजूद मैं पसीने में डूबा हुआ था। दाएं हथेली पर कई छाले पड़ने के बाद फूट कर बह निकले थे। बाएं हाथ की उंगली हथौड़े से चोट खाने से जख्मी हो चुकी थी और कम से कम 2 उंगलियों के नाखून अपनी जगह छोड़ने के करीब थे। लेकिन मैंने सब तकलीफ़ें नज़रअंदाज करके सारी तवज्जो काम पर मरकूज रखी। हकीकतन ये कि मुझे खुद अपनी क़ुव्वत बर्दाश्त और जाँफिशानी पर हैरत हो रही थी। अलबत्ता अपनी हिम्मत यकजा करने के लिए इस दौरान मैं अपने मालिक हकीकी का जिक्र मुसलसल जारी रखे हुए था। यकीन से कहना मुश्किल है कि जब मेरे हथौड़े की ज़रबों से ईंटों की आखिरी तह में रोशनदान बना तो मुझे ये मुशक्क़त उठाते कितने घंटे गुजर चुके थे। ताहम उस लम्हे मुझे अपनी अबतर हालत का ज़रा भी एहसास न रहा। मैंने जल्दी हाथ चलाया और दीवार में इतना चौड़ा सुराख बनाने में कामयाब हो गया कि रेंग कर अंदर दाखिल हो सकूं। मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था, लेकिन अंदर घुसने से पहले मैंने अपने इंस्ट्रक्टर महमूदुर रहमान की अहम हिदायत फरामोश न की। ऐसे किसी भी हसास मकाम पर तरंदाजी करने के बाद सबसे बड़ा खतरा निगरान कुत्तों से हुआ करता है। हम अगर कहीं छुप कर सिक्योरिटी गार्ड्स की नज़रों में आने से बच भी जाएं तो इंसान से कम 40 गुना हसास सूंघने की सलाहियत रखने वाला ये ज़हीन जानवर बआसानी आपकी मौजूदगी का पता लगा लेगा। महमूदुर रहमान ने इस सबक में ये भी बताया था कि सूंघने के मामले में इंतहाई गहरी हिस्स रखने वाले उस जानवर से अपने बू छुपाने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने जिस्म पर कोई इंतहाई तेज़ खुशबू या बदबू वाला स्याल वाफिर मकदार में मल लिया जाए। उन्होंने इस हवाले से एक तेज़ और चुपती हुई खुशबू वाले तेल के इस्तेमाल की सिफारिश की थी। सबसे अहम बात यह थी कि वो तेल किसी भी जगह बआसानी मिल जाता है और उसे खरीदने वाला किसी शक व शुबे का निशाना भी नहीं बनता। मैं बरनाला कस्बे से उस तेल की पूरी बोतल खरीद लाया था। थोड़ी ही देर में मेरा जिस्म तेल में लथपथ हो चुका था, जिसकी खुशबू इतनी तीखी थी कि नथने बाकी कोई भी बू सूंघने के काबिल नहीं रहे थे। हाथों में तेल लगने से मुझे चोटों में दर्द की शिद्दत में भी वाज़े कमी महसूस हुई थी और खून रिसना भी बंद हो गया था। मैंने एक बार फिर अल्लाह से मदद मांगी और हथौड़ी और छेनी डालकर थैले को अंदर फेंका और फिर जिस्म सुकेड़ कर दीवार में मौजूद खला से अंदर दाखिल हो गया। मेरी नज़रों के सामने लामुतनाही वसत वाले अहाते में रनवे की धुंधली पट्टी एक से दूसरे सिरे तक फैली हुई थी। एयरबेस की दर्जनों छोटी बड़ी इमारत दाएं तरफ कम से कम आधा पौना मील के फासले पर दिखाई दे रही थी और तेज़ रोशनी वाले बरक़ी कुमकुमों वाले खंबे भी उन्हीं के आसपास नस्ब थे जो इतने फासले तक मुनासिब रोशनी पहुंचाने से कासिर थे। रनवे के सिरे पर एक बड़ा सा ट्रांसपोर्ट तैयारा खड़ा दिखाई दे रहा था। उसे कुछ ही फासले पर 2 भारी भरकम और 2 हल्के फुल्के टिड्डे जैसी शक्ल के हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे थे। अलबत्ता वहां मुझे कोई फाइटर जेट तैयारा दिखाई न दिया।
मैं गहरी नज़रों से एयरबेस के कोने कोने का जायजा ले रहा था। तभी मेरी नज़रें अपने बाएं तरफ लगभग 1 फरलांग के फासले पर रनवे स्ट्रिप से जरा हटकर एक बुलंदोबाला मचान नुमा चारों तरफ चौड़ी खिड़कियों वाली इमारत दिखाई दी।